ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। हमने कॉन्केव मिरर के 6 कंडीशंस देख लिए। एक, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। चौथा चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल फोकस के बीच में है। पांचवा फोकस के बीच में, एंड द लास्ट वन इज फोकस और पोल के बीच में। ये सारे कंडीशंस हमने देख लिए कि इमेज कैसे फॉर्म और कहाँ होगा, शेप साइज क्या होंगे, लोकेशंस क्या होगा, रियल होंगी, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होंगी या इरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ 2 केस देखेंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस हैं। ठीक है, एक तो केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा कंडीशन है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, ये 2 कंडीशन देखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये है कि जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जा रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। इसको हम ट्रेस बैक करें तो ये फोकस से पास होता हुआ दिख रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने बताया था कि ये फोकस से पास होगा। अब इस वाले को भी क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पाथ में जा रहा है। इसको रिवर्स बैक करें तो ये कहाँ आ रहा है, फोकस से पास हो रहा है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। हम क्या किए, एक पैरेलल लाइन ले लिए। पैरेलल लाइन विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। फोकस से पास होगा ये चीज तो क्लियर है सबको कि फोकस से पास होगा, राइट। ये फोकस से पास हो गया। इसको रिवर्स बेस करो, देखो ये फोकस से पास होता हुआ दिख रहा है। एक और लाइन ले लिए हम। ठीक है, एक और रे ले लिए, जो कि हम क्या करेंगे, हम उसको देखते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में कहा इंटरसेक्ट किया, बिटवीन पोल एंड फोकस पे। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट किया, यानी कि जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हो तो हमारा इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज होपफुली क्लियर हो गया सबको। किसी को नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए, लाइव कमेंट कीजिए, हम उसका कमेंट देखेंगे एंड विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या था, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा है। अब क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा तो हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसमें हमने ये देख लिया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा बनता है, डिमिनिश बनता है, और बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है हमेशा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, चलिए एक चीज मैं आपको बताऊं फिर से, क्या एक ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है, एक ट्रिक क्या बताता हूं कि ये देखिए कि जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी के केस को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। इन्फिनिटी के केस को कि ऑब्जेक्ट हमारा 1 पर है, ऑब्जेक्ट हमारा 1 पर है, फिर ऑब्जेक्ट को हमने 2 पर रखा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तीसरा कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। चौथे कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। फिर फोकस पे रखते हैं, फिर हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज क्या बनता है, फोकस पे। इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी। ठीक है, जब हमारा बियॉन्ड सी होता है तो वो एफ और सी के बीच में बनता है, तो 2 यहाँ पे था, 2 नंबर, तो 2 नंबर से हम रिप्रेजेंट कर दिए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है। और जब फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनता है, जब फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, और जब हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस होता है तो वो यहाँ बनता है। जब बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो मैंने नंबर से करके दिखा दिया, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, यानी कि जब इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा फोकस पे बनेगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ बनेगा, सेंटर में कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ बनेगा, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और बिटवीन फोकस एंड पोल पे होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्लियर है सबको?
ओके ओके ठीक है। एक ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉन्केव मिरर। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, दिस इज आर कॉन्केव मिरर। कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट करेंगी। ये देखो, ऑब्जेक्ट में हमने क्या कहा था, जब पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल जब आती हैं तो वो फोकस से पास करती है, यानी कि हमको इसको फोकस से पास कराना होगा। ये फोकस से पास कर गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमने फोकस से लिया है, दूसरा हमने फोकस से लिया है। दूसरा अगर हम फोकस से लेते हैं तो वो पैरेलल पास करती है या नहीं, पैरेलल पास करती है या नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ पे कट कर रही है, ये दोनों कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ओके। एक और देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाइए, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। क्या कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया हमने एक लाइट। ठीक है, ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। अब ये जब रिटर्न जाएगी तो वो भी इसी पाथ में ही जाएगी। ठीक है, यानी इसी पाथ में। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। हमको पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। पोल ये हो गया हमारा पोल, और ये इधर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब बनता है तो हमने क्या कहा था, मिरर के पीछे बनेगा पोल और फोकस के बीच में। तो हम एक पैरेलल लाइन ले लिए, पैरेलल लाइन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, पैरेलल लाइन फोकस से पास करेगी। एक हम लाइन ले लिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो, ये इसी पाथ में रिटर्न चली जाएगी। इसको रिट्रेस बैक करो, यहाँ कहीं बन रहा है हमारा इमेज, यहाँ कहीं बन रहा है हमारा इमेज। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया, ये हमारा रे डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब 3 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, पोल और फोकस के बीच में बनता है, बना है हमारा ऑब्जेक्ट, पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। इसको अब जब रे डायग्राम ट्रेस करेंगे, अगर आप क्या करा, पोल का कंडीशन क्या रहता था, पोल पे जिस एंगल पे आएगा उस एंगल पे रिटर्न होगा। इसको ट्रेस बैक हम पीछे कर दिए। अब एक हम क्या करेंगे, इधर आए, ये इसी बैक में क्या चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। इसको आप रिट्रेस बैक कर दो, ये हमारा हो गया पॉइंट, यानी कि ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बिहाइंड द मिरर होगा। ये तीसरे वाले कंडीशन का रे डायग्राम है। तो रे डायग्राम बनाने कहा था, हमने अच्छे से रे डायग्राम बना दिया। ओके, किसी को रे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। किसी को कोई भी तरह का रे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है। हमने कॉन्केव मिरर के केस में 6 रे डायग्राम बना था, कॉन्केव मिरर के केस में 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़े थे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। और उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 पढ़े, कहाँ, एक जब इन्फिनिटी पे होता है और दूसरा इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे हो। तो कॉन्केव मिरर के केस में हम 6 रे डायग्राम पढ़े। 6 रे डायग्राम, पहला कहाँ था, पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा बिटवीन फोकल एंड सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा एट फोकस, छठा बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हमारा कॉन्केव मिरर का कंडीशन था। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन थे, एक कंडीशन था कि हम हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कंडीशन था इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। यही चीज जो हमने पीछे देखा उसको यहाँ पे लिखा हुआ आपके आपको याद करने के लिए कि इन्फिनिटी पे हम रखें तो हमारा फोकस पे बनता है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो, सॉरी बियॉन्ड सी रखें तो बिटवीन एफ एंड सी बनता है, छोटा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी होगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सी एंड एफ के बीच में हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा, इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और एट लास्ट लास्ट पॉइंट क्या है, पोल और फोकस के बीच में हो तो मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यानी कि कॉन्केव मिरर के केस में एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, यहाँ रहे तो इमेज हमारा मिरर के पीछे बनता है, बड़ा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम टॉर्चेस में यूज करते हैं। ठीक है, और सोलर फर्नेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स केस में मैंने 2 बताया था,
इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। और इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रहे तो वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। इसका एग्जांपल है रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें बहुत छोटा हमें क्या देता है, इमेज साइज, इससे ताकि हम बहुत ज्यादा एरिया पीछे का कवर कर सके, व्हीकल्स के पीछे का एरिया बहुत ज्यादा कवर कर सके। इसके लिए हम व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर, हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, टू अलाउ ड्राइवर्स टू सी लार्जर एरिया कंपेयर टू प्लेन मिरर। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस। पीछे मैंने आपको बताया हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर्स आर अचीव्ड। एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर्स आर अचीव्ड। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कैसे अचीव करता है। देखिए ये आपका अगर सोलर फर्नेस है, मान लीजिए सनलाइट से हमारी एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, तो एक सोर्स ये हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। रेज जो आ रही है, एक रेज ये है, एक ये रेज है। इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगे। ये पैरेलल आने के बाद ये फोकस से पास करेगी, ये भी फोकस से पास करेगी। और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हीट चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज पे काम करता है, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है। और एग्जांपल क्या है कि कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। दूसरा है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर्स ऑफ मोटरसाइकिल, जस्टिफाई आंसर इन ईच केस। रियर व्यू कौन सा करते हैं हम, कॉनकेव। ठीक है, रियर व्यू में हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। रियर व्यू में हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं ताकि हमें वाइडर व्यू मिले, ताकि हमें वाइडर व्यू मिले। इसलिए हम रियर व्यू मोटरसाइकिल्स के रियर व्यू मिरर्स में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्यों? ताकि हमें वाइडर व्यू मिले, ताकि हमें वाइडर व्यू मिले। ओके, ओके, चलिए अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, कमेंट कीजिए और बताइए। मैं आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ आया हूँ। सो प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट। ओके, चलिए हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, आपको एक साइन कन्वेंशन याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन में गलती कर देते हैं और उसका न्यूमेरिकल, अच्छा खासा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। आपको एक साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना है, बहुत इजी और हर जगह अप्लाई होगा। बहुत इजी, हर जगह अप्लाई होगा। मिरर के केस में, लेंस के केस में, हर जगह आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारा, ये आप पहले यहां से ये देखिए कि हमारा जो लाइट रे आ रहा है, हमारा जो लाइट रे आ रहा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। हमारा जो लाइट रे आ रहा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रहा है। लाइट लाइट हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हम पहले ये आपको बता दिए कि लाइट हमारा इस डायरेक्शन से, यानी कि लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट। ठीक है, लाइट हमारा इस डायरेक्शन से इधर आ रहा है। अब देखिए मिरर, ये हमारा मिरर है। इस मिरर से अगर हम आगे इस साइड आए, इस मिरर से इस साइड आए, ये हमारा नेगेटिव होगा। इस मिरर से अगर हम इस साइड आए, नेगेटिव। इस मिरर से इधर गए तो ये हमारा पॉजिटिव। यानी कि मिरर के आगे साइड की डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेंगे और मिरर के पीछे की डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे। मिरर की आगे डिस्टेंस ये नेगेटिव होगा, मिरर के पीछे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। आगे वाले डिस्टेंस नेगेटिव, पीछे वाले डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, बस अभी हम मिरर के फ्रंट और बैक की बात करते हैं। ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। सिंपली आपने पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आपने। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखिए ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये वाला प्लस के एक्स होता है, ये माइनस के एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस के वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? ये चीज पता है ना, ये प्लस, ये माइनस होता है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ऊपर वाला प्लस वाई, नीचे वाला माइनस वाई। ठीक है, आपको इसी तरह साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है कि प्लस के एक्स एक्सिस वाले को हम प्लस लेंगे
ये वाला माइनस होगा हमारा, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ये चीज क्लियर हुआ? यानी कि मिरर के आगे जो डिस्टेंस होंगे उसे हम नेगेटिव लेंगे, मिरर के पीछे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल के एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? सो प्लीज कीप दिस साइन कन्वेंशन इन योर माइंड। बहुत इजी है, हर जगह वैलिड है, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपने ये पढ़ा है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये प्लस के एक्स एक्सिस होता है, तो हम इसको प्लस लेते हैं साइन कन्वेंशन में हम। ठीक है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो गया, इसे माइनस लेंगे, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, इसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, इसे नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा ये रहेगा, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। यस और नो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के फ्रंट में लेते हैं, और हमने क्या कहा, मिरर के फ्रंट वाले डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे, मिरर के फ्रंट वाले डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रहेगा, लेफ्ट ऑफ द मिरर रहेगा, यानी कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही सीधा रहेगा, मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्ट इसी तरह रहेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और इस साइड कोई हमारा इमेज बन गया तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, इमेज नीचे बन गया तो उसकी हाइट पॉजिटिव, उसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। इमेज नीचे बना तो हाइट नेगेटिव, इमेज ऊपर बना तो पॉजिटिव, और इमेज ऊपर बन गया तो उसकी हाइट पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, मिरर फॉर्मूला है क्या, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, राइट? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? अब हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं, एक्चुअली व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें क्या है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें हम क्या बताएं, हमारा इसमें जो है हेयर v इज इमेज डिस्टेंस from the mirror, u is object distance, and f is focal length, f is focal length। ठीक है, अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही होगा, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेंगे, यानी u नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज यहाँ आ गया इधर, तो हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और इमेज ऐसी बन रही तो हम हाइट को पॉजिटिव लेंगे, नीचे बन रही तो हम हाइट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, ये क्या है, मिरर का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दो डाटा दे रखा होगा, मान लो हमें फोकस दे रखा है और इमेज डिस्टेंस दे रखा है, तो हम यहाँ से हमें फोकस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से कोई दो पैरामीटर दे रखा होगा और हम तीसरा पैरामीटर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला कंडीशन आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा बना है। इमेज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा बना है। तो ये लिखा गया है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन टर्म्स ऑफ हाउ लार्ज और स्मॉल द इमेज फॉर्म। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ it gives us information about the image in terms of how large or how small the image is formed। तो मैग्निफिकेशन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज -v/u, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,
और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैग्निफिकेशन आपको पता है, तो हाइट ऑफ इमेज आप निकाल सकते हैं। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और मैग्निफिकेशन भी दे दिया, तो हाइट ऑफ इमेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है। वन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर वन इज माइनस के वी बाई यू, माइनस के वी बाई यू। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। आप इस 1 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, गिविंग यू 1 मिनट प्लस 1 मिनट फॉर दोज हु कंप्लीट हु कैन सॉल्व। ठीक है, आपको अगर 1 मिनट में और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आप 2 मिनट टाइम लीजिए और क्या कीजिए, सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सो टेक दिस क्वेश्चन नंबर एज, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए या क्वेश्चन नंबर कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आ रहा है, प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। 1 आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये चीज बताइए। टेक 1 मिनट एंड देन आई गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, give a time and take your time and please start solving. Take a time of 1 minute and please start solve. बहुत इजी क्वेश्चन है, you can easily do it, right? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. Okay, an object, an student wants to obtain an erect image. Erect image, ठीक है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. देखो फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर. what will be the distance of object from the mirror? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? मिरर दे रखा है हमें, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर दे रखा है हमें कॉन्केव मिरर दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है हमसे, अगर उसे इरेक्ट इमेज चाहिए, ये फोकस है, फोकस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इरेक्ट इमेज लाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ लेना पड़ता है, फोकस और पोल के बीच में. फोकस और पोल के बीच में हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तभी हमारा इरेक्ट इमेज बनेगा. यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं, देखिए यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं, अभी मैं फिर से एक डायग्राम बना दूं आपके लिए. हम यहाँ से ये चीज कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कह रहा है, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां ये 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या कह रहा है, हमें चाहिए इरेक्ट इमेज. कॉन्केव मिरर के केस में एक ही कंडीशन में इरेक्ट इमेज बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे हो, यानी फोकस और पोल के बीच में हो. ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा लेस देन अगर 10 सेंटीमीटर पे रहा, लेस देन 10 सेंटीमीटर पे रहा, तो उस कंडीशन पे हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा. तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेंटीमीटर. होप everyone is clear with this, right? Okay, let's see this question. A student conducts an activity using a flask of height 15 centimeter. ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, जो कि प्लस ही होगा. एंड अ कॉन्केव मिरर, ही फाइंड्स दैट इमेज इज फाउंड 45 सेंटीमीटर इन हाइट. हाइट ऑफ इमेज जो है 45 सेंटीमीटर है. कॉन्केव मिरर के केस में, अगर हाइट 45 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, ये भी 45 सेंटीमीटर ही होगा प्लस का. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज कितना है,
45, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15, यानी कि 15 3 जा 45, प्लस के 3 मैग्निफिकेशन हो गया हमारा प्लस के 3। अब देखिए मैग्निफिकेशन प्लस के 3 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपराइट है तो हमारा इमेज भी अपराइट ही बनेगा। सो आंसर विल बी प्लस के 3 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है और हाइट ऑफ इमेज 45 सेंटीमीटर। अब हमने प्लस क्यों लिखा? इसमें क्वेश्चन में देखा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब हुआ कि कॉन्केव मिरर के केस में एक ही कंडीशन है जहां पे बिहाइंड द मिरर बनता है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इस वजह से हमने 45 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज भी ले लिया। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 45 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15 है। इमेज 45, ऑब्जेक्ट 15, यहाँ से 3 आ गया, यानी मैग्निफिकेशन इज कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कितना है? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस के 10 सेंटीमीटर। एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर लाई करता है तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, यानी फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर प्लस के। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/v, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना है? हमें 1/v निकालना है। 1/v प्लस के 1/u इज 1 माइनस के 10 इक्वल्स टू 1/15। हम यहाँ से 1/v निकाल लेंगे, 1/15 प्लस 1/10, हमारा एलसीएम आ गया 30। 15 टू 2 प्लस 3, यानी 5/30 इक्वल्स टू 1/6, यानी कि 1/v हमारा आया 1/6, यानी कि v आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि अब देखिए इस केस में क्या है, v आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो 6 सेंटीमीटर प्लस क्या आया, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बस हमें पोजीशन पूछा गया है, पोजीशन कम्स आउट टू बी प्लस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन कम्स आउट टू बी प्लस के 6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। प्लस कैसे आया? आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन मैंने यू इज, ये यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो हमने इसको पॉजिटिव रखा। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो आंसर कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर प्लस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। मैग्निफिकेशन इज प्लस के 3। ठीक है, एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर है, मैग्निफिकेशन प्लस के 3 है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, प्लीज कमेंट, अगर किसी को, इफ एनी वन ऑफ यू कैन आंसर प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, गिविंग यू 2-3 minutes for this question. Pause the video and let me know in the comment box. Okay, okay, so let's see क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें मैग्निफिकेशन हमें प्लस के 3 दे रखा है। देखिए, एक हमारा तो कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने आपने ये देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड होता है, यानी छोटा होता है, यानी कि छोटा होता है। इस वजह से वहां का मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, हमेशा प्लस में होगा लेकिन 1 से कम होगा। ठीक है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता हमारे केस में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में ही जब पोल और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में होता है
तो हमारा मैग्नीफाइड इमेज बनता है वर्चुअल एनी रे। यानी कि कह रहा टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्केव मिरर, और कह रहा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस कहीं पर होगा, पोल एंड फोकस कहीं पर होगा। इस केस के थ्रू जब क्या होगा, इस केस के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा, और इमेज जो होगा हमारा वो बिहाइंड द मिरर होगा और इनलार्ज्ड होगा। इस केस में अब देखो हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगा इस केस में भी। इस वजह से ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा जो मिरर होगा वो कॉन्केव मिरर होगा और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लस के 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ये हो गया, तो यू कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस हमेशा हम इमेज हमेशा आगे होता है उसे हम नेगेटिव लेंगे। इमेज इज माइनस के 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ भी कॉन्केव मिरर का नेगेटिव होता है 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज पूछा गया है और इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है हमसे, हाइट ऑफ द इमेज पूछा गया है और इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक बार आप पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए कि कैन यू सॉल्व इट और नॉट। आपको मैंने डाटा बता दिया कि फोकल लेंथ हम नेगेटिव क्यों लेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर लाई करता है। इस वजह से हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में आप पहले इमेज डिस्टेंस निकालिए फिर हाइट ऑफ इमेज निकालिए, ठीक है। गिविंग यू 30 सेकेंड्स एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। क्या आंसर आ रहा है प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेट मी नो इस आंसर थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, ओके सॉल्व करते हैं। देखिए हमने हाइट ऑफ इमेज हमने निकाल लिया क्वेश्चन से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें 1/v v नहीं पता, 1/v निकालना है, प्लस 1/u, 1/u यानी कि 1 बाई माइनस के 15, इसको 1/f, f इज माइनस के 10। ओके, 1/v इक्वल्स टू माइनस के 1/10, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15। एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जो 30 माइनस 3 प्लस के 2 इक्वल्स टू कम्स आउट टू माइनस के 1/30। 1/v इक्वल्स टू 1/30, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज डिस्टेंस है हमारा हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो v आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के v बाई यू और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस के v बाई यू माइनस, और v हमारा कितना है माइनस 30 और u कितना है माइनस 15 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें प्लस के 4, ठीक है, प्लस के 4 हमें दे रखा है। ओके, चलिए हम अगला देखते हैं क्या करते हैं और आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन, ठीक है। आइए कैलकुलेशन देखते हैं इसका। आइए कैलकुलेशन क्या होगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो इससे आपको हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगा, इससे हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगा आपको। ओके ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, अब देखिए हमने क्या लिखा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस के v बाई यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनस ऑफ v कितना कम हमारा आया माइनस 30, u हमारा है माइनस के 15 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस के 4 दे रखा है। इसको कट कीजिए 2 टाइम्स से, यानी माइनस के 2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय प्लस के 4। यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू
+4 × 2 यानी -8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारा आया निकल के -8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है। अब देखो नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है, ये हमारा कॉन्केव मिरर था, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, और इमेज हमारा आगे बन रहा, और ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज हमारा और आगे बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे इमेज जो होगा हमारा इन्वर्टेड होगा, यानी दिस इज आर इमेज, जो कि हमारा क्या है, इन्वर्टेड है, इमेज हमारा इन्वर्टेड है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज हमारा -8 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, हमारा v आ गया -30, और हाइट ऑफ इमेज आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज होगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्लियर? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स टेक इट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसी का सॉल्व हो जा रहा है, प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद फिर आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। अगर हो जा रहा है प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, let me read the comments now. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Okay, ये वही क्वेश्चन है, let me change the question first. This is the same question we did, right? This is the same question we did. Okay, and this is our another question. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि study the data given below showing the focal length of 3 concave mirrors A, B and C and the respective distance of object in placed in front of the mirror. ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 है, 3 मिरर्स हैं, फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द एबव केसेस विल द मिरर फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा, जस्टिफाई योर आंसर। डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा, देखो जब फोकस पे हो हमारा, जब देखो कॉन्केव मिरर के केस में डिमिनिश कब बनता है, जब इन्फिनिटी पे हो। ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड, और ये इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, राइट। अब इन्फिनिटी पे अगर हमारा होगा तो फोकस पे बनता है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि डिमिनिश्ड कब बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ये है, फोकल लेंथ 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है, यहाँ पे भी छोटा बनेगा, राइट। फोकल लेंथ देखो, अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पे और फोकल लेंथ 15 है, यानी 30 यहाँ पर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज सेम साइज का बनता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है और फोकल लेंथ 30 है, यानी यहाँ पे है तो यहाँ पे तो इनलार्ज बनता है, तो डिमिनिश के केस में केस नंबर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में जो इमेज फॉर्म्ड होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, देखो केस 2 में जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कह रहा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है और फोकल 15 है, ये 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना पे होगा, 15, यहाँ से और होगा, यानी ये टोटल 30 सेंटीमीटर के दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट भी हमारा 30 सेंटीमीटर पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, सेम साइज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब देख तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर इन सी। सी केस में क्या होगा, सी केस में देखिए हमारा फोकल लेंथ हमारा कितना है, 30 है ये, और ऑब्जेक्ट रखा है 20, यानी कि फोकल लेंथ और यहाँ पे रखा है, तो जो इमेज बनेगा फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनता है, ऑब्जेक्ट रहता है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्लियर है सबको? ओके, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के पार्ट्स पढ़े, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया। आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। यानी कि एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। जब हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा रे ऑफ लाइट होता है वो बेंड कर जाता है। रे ऑफ लाइट हमारा बेंड कर जाता है, उसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन हमने पिछले पढ़ा था, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहां से वो बाउंस बैक करता है, उस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आ गया हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखिए बेंडिंग कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ आया ऐसे, अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे नहीं गया, यहाँ ऐसे बेंड हो गया, ये बेंड हो गया। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये बेंड क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग मीडियम है और यहाँ पे अलग मीडियम है, राइट। ड्यू टू द चेंज इन मीडियम द लाइट्स गेट रिफ्रैक्टेड। सो रिफ्रैक्शन होता क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इस केस में भी जो इंसिडेंट रे, जो रे आ रही होती है फर्स्ट मीडियम से, उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। इस केस में ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे देखो इंसिडेंट रे हो गया हमारा, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जो रे आई उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो दूसरे मीडियम पे रे बेंड हुआ उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल विल बी द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का कॉज ये होता है कि जब मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। जब मीडियम चेंज होता है, हर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। जैसे आपने स्पीड ऑफ साउंड पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो स्पीड ऑफ साउंड पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसियस में होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। जब मीडियम चेंज हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो हमारा क्या, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन वी इंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ये एयर है, नीचे वाला ग्लास है, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला ग्लास है, ग्लास मीडियम है। तो एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम, और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। यानी जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं तो रे हमारा जो होता है, रे जो होता है हमारा, वो क्या करता है? वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे को ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं? यस। लेकिन ये अब ये क्या गया? ये बेंड करके इधर आ गया, राइट। ये बेंड कर गया, क्यों? क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब इसी रे को हम, अब इसी यही रे हमारा क्या कहलाएगा? यही रे अब क्या होगा? अब ये हमारा डेंसर है, ये रेयरर है, तो डेंसर टू रेयरर में, डेंसर टू रेयरर में क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। डेंसर टू, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर के ऐसे जाएगा, ऐसे ना जाकर के ऐसे जाएगा। यानी कि डेंसर टू रेयर के केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, ठीक है। चलो ठीक, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर के केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और डेंसर से रेयर के केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया। इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया यानी जहां दो मीडियम आपस में मिल रहे हैं, जहां दो अलग अलग मीडियम आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि ऊपर वाला एक मीडियम है, नीचे वाला एक मीडियम है, तो इंटरफेरेंस है इन दोनों मीडियम का, ठीक है।
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ये मीडिया हो गया, दूसरा ये मीडियम हो गया, और यह क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेस, ये दोनों का इंटरफेस हो गया। ठीक है, ये दोनों का इंटरफेस हो गया। इससे हम ये कहेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सारे एक प्लेन में लाई करेंगे, जो आपने क्या करा था, रिफ्लेक्शन के केस में ही पढ़ा था। अब देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए ये क्या है, अब ये एक मीडियम है, ये हमारा नॉर्मल है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ऐसे आ रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए पर ऐसे नहीं जा करके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं क्या, इस कांस्टेंट को हम आगे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये चीज आपने दो चीज पढ़ लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो चीज देखते। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंड और रिफ्रैक्टेड व्हेन इट इंटर्स अ न्यू मीडियम। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लाइट बेंड होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप वेलोसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ठीक है, जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना कम वेलोसिटी मीडियम 2 में होगा। यानी कि ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है, तो अगर यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड है और यहाँ स्पीड कम हो गई, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो अब हम क्या करते हैं, हम ये डायग्राम देखते हैं। अब हम ये डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम क्या कह रहा है, देखो ये डायग्राम कह रहा है दिस इज आर, दिस इज दिस इज इंसिडेंट रे। अब ये किसी ग्लास स्लैब पे पड़ेगा जिसका म्यू ज्यादा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, अब फिर ये डेंसर है, ये रेयर है, ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो इस रे ऑफ लाइट को अगर ये बेंड नहीं करता तो ऐसे इस लाइन के थ्रू जाता, यस और नो, इस लाइन के थ्रू जाता ना भाई। अगर ये बेंड नहीं कर रहा होता तो ये यहाँ से ऐसे जाता, यहाँ से ऐसे जाता कि नहीं। लेकिन ये बेंड करने के कारण पहले यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों, यहाँ पे दोनों लाइट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस चीज को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर वो बेंड ना करता तो वो इस पाथ के थ्रू जा रहा होता, अगर बेंड नहीं करता तो ये इस पाथ के थ्रू जा रहा होता। कौन सा पाथ, ये वाला पाथ के थ्रू जा रहा होता, लेकिन वो बेंड कर गया, तो कितना बेंड गया, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मैं आपको यहां से एक और चीज बता दूं कि यहां से एक और चीज मैं बता दूं, अब देखिए क्या हमने क्या पढ़ा था। जैसे ये हमारा अगर मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज आर नॉर्मल। अगर रे इस तरह आ रही है, इसका म्यू 1 है, इसका 1.5 है, तो ये क्या करेगी, डेंसर है, डेंसर के केस में ये क्या करेगी, ऐसे जाएगी, राइट। डेंसर के केस में ऐसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये एंगल आई है, ये क्या है, एंगल आर। ठीक है, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लूं,
तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन ऑफ थीटा, यानी n1 साइन ऑफ एंगल आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ एंगल आर। और यहां से ये भी लिख सकता हूं मैं, यहां से ये भी लिख सकता हूं साइन आई बाई साइन आर का रेशियो लिख सकता हूं, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय ठीक है, साइन आई बाय साइन का रेशियो लिखता हूं मैं, साइन आई बाय साइन आर का रेशियो लिखता हूं, ठीक है, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आई अगर हमने ये वाला लिया, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, इसका रेशियो हो जाएगा n2 बाय n1। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन थीटा इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन थीटा, n1 साइन थीटा 1 बाय n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n2 बाय n1। यही चीज आई है जो आपने यहाँ देखा है, ठीक है, क्लियर है। यहां से आपको ये चीज ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान रखना जो कि 1 होता है, ग्लास, ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 1.5, क्लियर। अब देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अगर हमारा दो सरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया हमसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रेयरर से डेंसन में आया है तो टुवर्ड्स द मीडियम तो बेंड करेगा। अब हमने आपको ये बताया था साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू होता है n2 बाय n1, साइन ऑफ आई यानी साइन ऑफ 30 डिग्री बाय साइन ऑफ आर, रिफ्लेक्शन निकालना आपको, n2 कितना है 1.5 बाय 1। अब यहाँ से साइन ऑफ आर निकाल लेंगे, साइन ऑफ आपको आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री बाय 1.5, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है √3 बाय 1.5, साइन ऑफ आर √3 कितना हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाय 1.5, √3 हो जाता है, एक मिनट दिस सम, ओके देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको ध्यान रखना है ये 1 होता है। और ग्लास का क्या, ग्लास का दे रखा है 1.5, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है 30 डिग्री, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है। तो आपने ये पढ़ा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू n2 बाय n1 होता है, n2 बाय n1 होता है। साइन ऑफ एंगल आई यानी कि एंगल आई दे रखा आपको 30 डिग्री, साइन 30 बाय साइन ऑफ एंगल आर इज टू n2, n2 कितना है 1.5 और n1 दे रखा है 1, ठीक है। यहां से मैं निकाल सकता हूँ साइन 30 इज 1/2, 1/2 इज टू साइन ऑफ आर इंटू 1.5, साइन आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 1/2 इंटू ये 1.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.5 इज टू साइन ऑफ आर। यहां से लिख सकता हूं मैं कि साइन ऑफ आर इज टू 1/3, साइन ऑफ आर इज टू 1/3। अब देखो थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू, साइन ऑफ दैट थीटा इज टू 1/3 होता है। देखो साइन 60 नहीं होता, साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 इज 1/2, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि थीटा का वैल्यू 19.47 होगा। अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर कीजिए, कैलकुलेटर करने पर थीटा का जो वैल्यू आता है वो 19.47 डिग्री आता है। क्लियर है यहां तक, ओके थैंक यू। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.33 होता है, ग्लास का 1.5, एयर का 1, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है।
ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, हो सकता है कभी ना दे रखा है कि वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 एंड अल्कोहल है 1.36। वाटर का 1.33 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड refractive index of alcohol is equals to 1.36. Which of the two medium is optically denser? Obviously alcohol is optically denser, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका वो ज्यादा डेंसर, तो अल्कोहल ज्यादा डेंसर होगा। दूसरा क्या करा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। मान लो ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, दिस इज द नॉर्मल। तो क्या करा, वाटर रेयरर हो गया यहाँ पे और ये डेंसर हो गया, तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। क्लियर है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द अबव केस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। तो देखिए हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ये पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इज टू n2 बाय n1। साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इज टू n2 कितना दे रखा है, 1.36 बाय 1.33। यही रिलेशन लिखना था हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टेट द रिलेशनशिप, ये लिख दिया हमने। ओके, चलिए चलिए, ये चीज देखिए दे रखा है, यही चीज आपको बनाना था वहां पे। दिस इज व्हाट वी हैड बीन आस्क्ड टू डू, ये चीज बनाना था। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, थैंक। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन if ABC are three different transparent media, if ABC are three different transparent media, then which among the following option is true about the diagram। यहां से ये मैंने बनाया, ये रे ऑफ लाइट बन गई हमारी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि देखो अब यहां से यहां क्या कर गई, ये बेंड कर गई, यहां से यहां ये बेंड कर गई, बेंड कर गई, इसका मतलब ये रेयरर है, ये डेंसर है। अब देखो यहां से यहां बेंड करने के बाद ये फिर से क्या किया, ये फिर से क्या किया, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया, यानी कि फिर से ये रेयरर है, ये रेयरर, डेंसर रेयरर। अब एंगल 1 इक्वल टू 4, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, एंगल 1 इज लेस देन 2, एंगल 1 इज लेस देन 2, ये तो गलत है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ बैंड गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज हो सकता है क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बोलो क्यों? क्यों? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, एंगल 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 4, ये गलत है। एंगल 3 इज लेस देन 4 क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। एंगल 1 इज लेस देन 2, सॉरी एंगल 1 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब एंगल 1 इज ग्रेटर देन 3 और 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो आर करेक्ट आंसर विल बी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस है, एक ये, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बराबर होती। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है यहां तक सबको? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं लेंसेज की, अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या है और हम इसका क्या क्या यूजेज है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मिरर, अब हम बात करते हैं लेंस की। अभी तक हमने पढ़ा मिरर, अब हम बात करते हैं
लेंस की, ठीक है। लेंस में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो लेंस लेंस क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। लेंस में कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक मिरर पढ़ रहे थे जिसमें एक सरफेस होता था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। और लेंस के केस में दो होगा। मिरर में एक होता था, लेंस में दो होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। A transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical, ठीक है। जैसे एक लेंस हो गया, तो इस केस में क्या हो सकता है? एक एक नॉन स्फेरिकल भी हो सकता है, लेकिन जनरल केस में दोनों स्फेरिकल होते हैं। एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया। दो टाइप के लेंस अभी तक आपके सिलेबस में है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? जो बीच में मोटा हो उसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे, और जो बीच में पतला हो उसे हम कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। कॉनकेव कहेंगे। यहां तक तो चीजें क्लियर है। कॉन्वेक्स कॉनकेव आपको पहचानना आना चाहिए। कॉनकेव क्या होगा? बीच में पतला होगा, और कॉन्वेक्स बीच में मोटा होगा। कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आपको पता चल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, जैसे देखिए, ये हमारा ये हमारा एक लेंस है, ये हमारा एक लेंस है। इसमें क्या है? देखिए, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की ये क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो इसकी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम इसके लिए इधर F1 F2 की बात करेंगे। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। और ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। कॉनकेव में ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी इसके लिए हम F1 F2 इस साइड देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इसी तरह इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। C1 नहीं, देखो, इसमें फोकस को F1 से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से, फोकस को F1 से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से। ये से ये भी हो जाएगा 2F2, 2F1, 2F2, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर के केस में था ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अपर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, यानी जहां पे पैरेलल रेज आए और वो कहाँ जाए? फोकस से पास करे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। इस केस में हम उसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, पोल को, ठीक है। अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं इमेज बनाने के लिए। उसमें हमने पढ़ा था पैरेलल आती है, फोकस से जाती है। इसमें भी वही होता कि पैरेलल आती है, फोकस से चली जाती है। पैरेलल आती है, फोकस से चली जाती है। अब ये पैरेलल आई यहां तक, अब ये यहाँ फोकस से पास कर जाएगी, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे आया, पैरेलल आया, अब ये यहाँ से फोकस से चला जाएगा। पैरेलल आएगा, फोकस से चला जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। पैरेलल आएगा, फोकस से चला जाएगा। दूसरा क्या है? फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा। फोकस से आएगा, दिस फोकस से ये पैरेलल चलाएगा। तीसरा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से आया तो उधर ही चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से आया तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, क्लियर है। ये तीन बहुत इजी रूल्स है इसके, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा हमारा, ये चीज देखते हैं। सारे पैरेलल आए, पैरेलल कहाँ से पास करती है? फोकस से। यानी कि अगर वो इन्फिनिटी पे रहा तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। 2F1 के बाहर रहे, यानी मिरर के केस में ये C होता था, बियॉन्ड C। अब इस केस में 2F1 सेंटर 2F1 के बाहर रहे तो ये कहाँ बनेगा? F1 और F2 के बीच में बनेगा। पैरेलल लाओगे तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और एक हम एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो वो उसी से पास करते हुए चला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से एक अगर ले आए हम तो उसी से पास करते हुए जाएगा। एंड दिस इज आवर इमेज, एंड दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर इमेज, ठीक है। तीसरा 2F1 पे रहा, 2F1 पे ही बन जाएगा।
2f1 पे रहा तो f2 पे बन जाएगा। ठीक है, दिस इज आर इमेज। और 2f1 और f2 के बीच रहा, सेम मिरर का केस है, आपको बस ध्यान में रखना है। ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2 बन जाएगा। और फोकस पे रहा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहा तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, जो कि सेम साइज इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, मिरर के केस में क्या था, सब मिरर के पहले बनता था, ठीक है, और लेंस के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, एक पीछे बनता था, अब ये एक आगे बनेगा सिर्फ। ठीक है, अगर हम कॉन्केव लेंस की ले लें, कॉन्केव लेंस में भी दो केस देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, और कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, एक लाइन पैरेलल आई, पैरेलल कहाँ, फोकस से पास करेगी, यानी कॉन्केव लेंस के केस में जब पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस से पास करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हमारा इमेज बनेगा। क्लियर है ये चीज सबको? होपफुली आपको अगर मिरर वाला समझ में आ गया तो बस उसका रिवर्स कंडीशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वो चीज देखते हैं। ठीक है, हम वो चीज देखते हैं कि कहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा। ठीक है, ओके। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कह रहा है कि हम इन्फिनिटी पे रखें तो f2 पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखें तो f2 पे बनेगा। देखिए आपको f1 f2 बहुत ध्यान से रखना है, f1 f2 बहुत ध्यान से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, f1 f2, दिस इज f1 एंड दिस आर f2। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है उधर हम f1 f2 रखेंगे, उधर f1 रखेंगे 2f1, और इमेज इधर बनेगा मतलब दूसरे साइड उसे हम f2 2f2 रखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनता था, अब यहाँ उसको हमने f2 नाम दे दिया है। हाईली डिमिनिश बहुत छोटा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम इज दैट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सेम रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, हम कॉन्वेक्स लेंस को हम कैमरे में यूज करते हैं, फोकस सनलाइट सिंपल टेलीस्कोप में भी हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, कॉन्केव लेंस इज टू कॉन्वेक्स मिरर। आप मिरर का केस अच्छे से समझ जाएं, लेंस का अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहे, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा, वर्चुअली इरेक्ट होगा। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहे तो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, छोटा होगा, वर्चुअली इरेक्ट होगा। स्पाई होल्स इन द डोर्स, डोर्स में एक छोटा सा होता है, उसमें क्या लेंस लगे होते हैं देखने के लिए बाहर, तो उसमें कौन सा, कॉन्केव लेंस लगा होता है। ग्लासेस आर मेड अप ऑफ कॉन्केव लेंस, सम टेलीस्कोप्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब देखिए क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन विच द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस यानी कि दिस वन इज कॉन्केव लेंस जिसके बीच में पतला हो, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो क्या करता है वो, फोकस से पास होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस क्या करता है, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज कर दिया, अब ये क्या करेगा, इसको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होके आया। दिस इज द करेक्ट डायग्राम। ठीक है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा है तो इसे ऐसा लगेगा ये फोकस से पास कर रहा है, लेकिन ये फोकस से पास करेगा नहीं, ये क्या करेगा, पैरेलली चला जाएगा, ये पैरेलली चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, का वो मैग्नीफाइड इमेज चाहता है, स्क्रीन पे चाहता है,
स्क्रीन पे चाहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ एपी फॉर हिम टू बी सक्सेसफुल। कहाँ पे रखे ताकि उसे एक मैग्नीफाइड इमेज मिले जो कि स्क्रीन पे वो उसे ऑब्टेन कर सके, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। आप ऑप्शन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको मैं 8 कर देता हूं। अब इसका ऑप्शन आप एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इट्स अ गुड क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अच्छी बात तो ये है इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी और डी। फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, टेक योर टाइम एंड प्लीज स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स। किसी से नहीं हो रहा है। व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर, ए बी और सी और डी? प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, सी क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स वांट्स टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज चाहिए उसे ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑन स्क्रीन। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसका उसे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए स्क्रीन पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स shows the correct position of AB for him to be successful। देखिए अगर C1 पे रहा 2F1 यानी C1 पे रहा तो ये यहां पर भी C1 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, अगर F1 और F2 के बीच, F1 और 2F1 के बीच रहेगा या मैग्नीफाइड तो बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। आगे देखते हैं, F2 के बाहर रहे तो F1 और F2 के अंदर बनेगा, यहाँ पे स्मॉल बनेगा। ठीक है, ये आंसर हो सकता है अभी तक। अगर हम F1 पे रखें तो ऑब्जेक्ट हमारा बनता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बनता है और इनलार्ज बनता है, काफी इनलार्ज। इसे सबसे ज्यादा अगर उसको मैग्निफिकेशन चाहिए तो हमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सी इस वाले ऑप्शन पे भी बनेगा, थोड़ा सा लार्ज बनेगा, लेकिन उसे इनलार्ज चाहिए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब लेंस फॉर्मूला, पहले हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे अभी पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में देखेंगे क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा था मिरर फॉर्मूला। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। वहां पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां पे भी वही था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। यानी कोई भी लेंस किसी लाइट को कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है, यानी किसी लाइट को कितना कन्वर्ज करके एक पॉइंट में ला सकता है या फिर कितना डाइवर्ज करने की कैपेसिटी है उसके पास, उसे हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम लिखते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज टू 1 बाय फोकल लेंथ। पावर इज टू, पावर ऑफ लेंस इज टू 1 बाय फोकल लेंथ होता है। पावर ऑफ लेंस इज टू 1 बाय फोकल लेंथ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। और वन डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर यानी किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ 1 मीटर की हो तो उसे हम कहेंगे उसकी पावर 1 डायोप्टर की है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, वहां पे साइन था। अब चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे इस केस में। इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे वो चीज देखिए। इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, दिस इज आर कॉन्वेक्स मिरर लेंस, सॉरी दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट सरफेस वेयर लाइट गेट्स स्टक। सबसे पहले लाइट यहाँ पे आती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इसका इधर नापते हैं, दैट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सरफेस जो कि जिससे लाइट आके टकराता है, और इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, इसकी फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में होगी जो कि नेगेटिव होती है। यानी कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ये लेंस की बात कर रहा हूं मैं लेंस की बात कर रहा हूं।
ये चीज क्लियर हो गया। यानी कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में होता है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव का फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में होता है जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज माइनस के 2d, इट मीन्स द लेंस इज। द पावर ऑफ लेंस इज माइनस के 2d, इट मीन्स द लेंस इज। लेंस क्या होता है? पावर इज टू 1 बाय फोकल लेंथ। यहां से हम लिखते हैं फोकल लेंथ इज 1 बाय पावर, यानी कि 1 बाय माइनस के 2d, और हम लिखते हैं 0.5 सेंटीमीटर, माइनस के 0.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इज टू माइनस के 0.5 मीटर और माइनस के 50 सेंटीमीटर। माइनस के 50 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। अब देखिए द पावर ऑफ लेंस इज माइनस के 2d, माइनस के 2d। अब इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ हमारा आया माइनस के 50। अब फोकल लेंथ मैंने क्या बताया पीछे देखिए, मैंने क्या बताया? फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है? फोकल लेंथ होता है कॉनकेव लेंस का नेगेटिव। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ से? आंसर बी। ठीक है, यहाँ से एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस पी क्यू आर एस। अब देखिए मैंने बताया फोकल लेंथ इज टू होता है 1 बाय पावर, या पावर इज टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो क्या कह रहा है? सबका क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है। कह रहा है कि किसका सबसे ज्यादा पावर होगा? सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? जिसका सबसे कम फोकल लेंथ होगी। सबसे कम फोकल लेंथ आर की है, यानी आर की पावर सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? ओके। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ इमेज गोज टू 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये वाली है 20 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखी है हमें माइनस के 20। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसकी क्या होती है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, प्लस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यानी आपको v निकालना है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी निकालना है आपको, माइनस 1 बाई यू। यू कितना है? माइनस के 20 इज टू 1 बाई एफ 1 बाई 10। 1 बाई वी इज टू कितना है? 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 20, LCM is 20, 2 minus 1, 1 by v is equals to 1 by v is equals to 1 by 20। यहाँ से v comes out to be 20 सेंटीमीटर। v comes out to be 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर प्लस का आया है, यानी कि 20 सेंटीमीटर इधर बनेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में बनेगा। अब मैग्निफिकेशन पूछा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपने देखा नहीं पीछे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए यहाँ से। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन बराबर v बाई यू। v कितना है? v इज प्लस के 20, v इज प्लस के 20, और u कितना है? u हमारा दे रखा है माइनस के 20, u इज माइनस के 20, यानी कि हमारा आ गया -1। -1 हमारा आ गया क्या? -1 हमारा आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन -1 आया, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कितना है? 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक और चीज यहां से मैं आपको प्रूफ करता चलूं। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर आ गया। आप याद कीजिए कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कब होता था? जब 2f पे रहता था। जब 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आपको सिंपल लैंग्वेज में मिरर की भाषा में समझाऊं तो कर्वेचर पे रहता था। यानी कि अगर मैं ये बनाऊं, ये जो हमारा है ये है f1, ये है 2f1। अगर 2f1 पे रहा, अगर ये 2f1 पे रहा तो इसकी इमेज भी, ये f2 है, 2f2 पे बनेगी यहाँ पे। इसकी इमेज भी 2f2 पे बनेगी यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ दिस इज द इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने डिस्टेंस में यहाँ थी उतने डिस्टेंस पे होगी। तो 2f2 कितना था? मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 था, यानी कि अब इमेज डिस्टेंस भी 20 होना चाहिए। देखो आंसर आया हमारा 20, इमेज डिस्टेंस भी 20 आया।
यानी ट्रू, सही है इसका आंसर। अब पावर ऑफ लेंस निकाल लीजिए। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज टू 1 बाय फोकल लेंथ, उससे आपका पावर निकल जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज तो बराबर ही आ गया, निकल गया। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या कह रहा है। वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, एंड अनदर वन यूजेस माइनस के 50 सेंटीमीटर। स्टेट द नेचर एंड फाइंड द पावर ऑफ ईच लेंस। फोकल लेंथ जिसका प्लस है, देखो इसका फोकल लेंथ प्लस होता है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो क्या कह रहा है, ये वाला कौन सा होगा? ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, और माइनस वाला कॉनकेव। ठीक है, विच ऑफ द टू लेंसेज विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल और डिमिनिश्ड कौन सा देगा? कॉनकेव। कॉनकेव हमेशा क्या देगा? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक सबको समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ, एक का दूसरे का -50। तो आपने पता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यानी कि +50 वाला कॉन्वेक्स होगा, और माइनस फोकल लेंथ होता है कॉनकेव का, तो -50 वाला कॉनकेव होगा, -50 वाला कॉनकेव होगा। ठीक है, -50, एक है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एक है -50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वाला हो गया कॉन्वेक्स, और -50 वाला हो गया कॉनकेव। ठीक है, अब इसका पावर निकालना है। पावर हो जाएगा 1 बाय फोकल लेंथ, पावर यानी हो गया 1/50, 1/50, या फिर आप सेंटीमीटर में तो 100 बाय फोकल लेंथ होता है, यानी कि प्लस के 2 डायोप्टर, और नीचे वाले का हो जाएगा 100 बाय फोकल लेंथ, यानी कि 100 बाय -50, यानी कि माइनस के 2 डायोप्टर। अब कह रहा है कि विच ऑफ द टू विल गिव ऑलवेज डिमिनिश्ड। ये वाला हमेशा डिमिनिश्ड देता है, यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव विल ऑलवेज गिव डिमिनिश्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज, thank you for being with me till the last of the class. Thank you so much. Please do share with all those who are in need, who are preparing for class 11th exam of AMU and Jamia. ठीक है, तो आप उन सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए जो लोग अभी 11th एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों तक शेयर कीजिए। और हम लोग YouTube पर 5 मेजर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। दोज आर फुल्ली प्रिपेयर्ड बाय AMU students, those AMU senior students, after carefully analyzing previous year questions and the pattern which are being asked in AMU. तो आप लोग जरूर से जरूर उस 5 टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, उसके क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वो आपको बहुत 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 बेनिफिट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। हम लोग 5 टेस्ट सीरीज का एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालाइज किया है, उस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन तैयार किया है। सो प्लीज आप जरूर उस टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज को फुल लेंथ, जो कि एमयू पैटर्न पे बेस्ड है, खुद उसको अटेम्प्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि लोगों का सपोर्ट, हेल्प हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज watch that video of full length test series, which is 100% based on AMU 11th entrance examination. Okay, and it will really help you a lot. Thank you, thank you for being with me till the last of the class. Thank you, bye bye. ठीक है, this is, thank you everyone for being with me till the last of the class. Okay, thank you so much. And this is today's quote: be the light that helps others see. Okay, be the light that helps others see. Okay, thank you so much. Thank you for being with me till the last of the class. Thank you, bye bye, and we'll see you tomorrow at the same time, that is 6 p.m.
and we'll be covering another chapter of physics from class 10th. Time will be 6 p.m. We'll be live on YouTube. Okay, we'll be live on YouTube. Be with me and अच्छे से तैयारी कीजिए AMU 11th entrance 49. Thank you very much, and please share with all your friends who are currently preparing for AMU 11th entrance. Okay, thank you very much. Bye bye. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए. Okay, bye.